नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आलिम जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था का अध्याय 5 संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाया और भारत में भी ये शामिल था। प्रस्तावना संविधान के परिचय और भूमिका को करते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया। ये पूछा जाता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत लिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु। संविधान की प्रस्तावना देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों की शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत का संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज व्यवस्था वाला देश है। इसका उद्देश्य के अनुसार न्याय, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 निर्धारित की गई है। प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या क्या हैं? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इसका विस्तार से नीचे उल्लेख है। संप्रभुता, जिसका आशय है, संप्रभु शब्द का आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है या औपनिवेशिक है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। वह अपने मामलों यानी आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। भारत यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत के संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। यानी एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहित अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। समाजवादी का अर्थ देखते हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय
समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ये पूछा जाता है भारतीय समाज कैसा समाज है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसे राजसी समाजवाद भी कहते हैं, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधी जी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव देते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने हालांकि भारत के समाजवाद प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। पंथ निरपेक्ष देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द राज्य शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए हैं, यानी राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, यानी अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन मिलता है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित है। लोकतंत्र में दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वे लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार हैं। इसमें परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। वह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था आप बोलिएगा, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बेहद रूप से किया गया है। इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में समापन भाषण में कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल के सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाता है। यानी आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है, सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है और राजनीतिक लोकतंत्र भी जरूरी है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता, यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। उसी प्रकार स्वाधीनता, समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्गम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने
सन 1997 में व्यवस्था की कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। इसके बाद है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आती है, जैसे अमेरिका। इसीलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आती है या आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो बातें और शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए यह सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। न्याय प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न अर्थों में शामिल है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसकी सुरक्षा मौलिक पूछता है ये क्वेश्चन, न्याय कितने प्रकार का हमारी प्रस्तावना में वर्णन किया गया है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप आनुपातिक न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तथ्यों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित रखती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। अब समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपलब्ध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समान समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब समता भी 3 प्रकार का है, न्याय भी 3 प्रकार का। ये पूछता है नागरिक समता, राजनीतिक समता, आर्थिक समता। अब मौलिक अधिकारों पर नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समझ समता, धर्म, लिंग, जाति, जन्म आधार पर मूल वंश निषेध, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। आगे चल के समता के प्रकार को
मैं विस्तार से बताऊंगी। संविधान में ऐसे दो उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम, धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जाए, यानी अनुच्छेद 325 के अनुसार। दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान 326। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 में महिला पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करते हैं। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य 51 अनुच्छेद 51 भी कहता है कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषी, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित किया गया है। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष M.A. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान पर बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों 51 क में कहा गया कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसमें भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षित होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है देख लेते हैं। प्रस्तावना में उन आधारभूत दर्शन और सामाजिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा के महान और आदर्श सोच सम्मिलित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिरक्षण करता है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष S. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा है? कृष्णस्वामी अय्यर। प्रारूप समिति के सदस्य K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को लिखा है, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है। भारतीय संविधान के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे संभावित भाग है। यह संविधान की आत्मा, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान करते हैं। यह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट करते हैं। इस प्रस्तावना के पाठ में इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी जाता है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकता है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना क्या है? अब ये देखिए कुछ मामले हुए हैं जो देख लेते हैं। बेटवाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजन को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है।
इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्था के अनेक अर्थ हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रस्तावना को शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषताओं को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी सम्मेलन का अब है केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया है, जो बेरुवाड़ी का है। उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और यह महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना का मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान में मत दिया गया और बाद में दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है और इस मत में साम्यता रखती है। तो तथ्य आते हैं, प्रस्तावना या न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला। यह गैर न्यायिक है, जबकि व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब है प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार केशवानंद भारती मामले में विचार किया गया। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व, मूल विशेषज्ञताओं जो प्रस्तावना में उल्लिखित है, ध्वस्त करने वाला है, संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी मत के तहत कहा। पूर्व में यह केस में संदर्भित निर्णय गलत हो गया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि मूल विशेषताओं में संशोधन न किया जाए। प्रस्तावना के मूल भागों में किसी प्रकार का संशोधन न किया जाए। 368 के तहत संविधान के तहत संशोधित नहीं किया जाए। न्यायालय में कहा गया कि हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में बड़ी मूल तथ्यों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी भी तथ्य को हटा दिया जाए तो संरचना कायम नहीं रहेगी और यह संविधान नहीं होगा और यह अपनी पहचान बनाए नहीं रख सकती। यह संशोधन शक्ति की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती। संसद को राज्य व्यवस्था की इस मूलभूत बुनियादी विशेषताओं में किसी को भी दूर करने की शक्ति प्रदान की जा सकती है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये पूछा जाएगा संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए, तो आप बोलिए केवल एक बार। अब इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ। इसका अगला अध्याय अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।